तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंडियन फिजिकल फीचर्स के बारे में। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, जैसा कि आपने देखा होगा चंडीगढ़ पीआरटी और इसके साथ साथ एनटीटी का जो सिलेबस है उसमें ये सभी टॉपिक स्पेशली मेंशन किए गए हैं। तो आपको इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्योग्राफी के आपके 3 से 4 टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। तो आज की क्लास में हम ये सारा पढ़ लेंगे। इसके बाद एक क्लास और रहेगी जिसमें मैं आपको इंडियन फिजिकल फीचर्स जैसे हिमालयाज की कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं, पीर पंजाल, कराकोरम, वो सब कराऊंगी। तो इंडिया फिजिकल फीचर की एक क्लास और रहने वाली है। इस क्लास में एक बार हम बेसिक बेसिक जो जानकारी है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इस क्लास को ये मत सोचिएगा कि आपके एग्जाम में नहीं आएगी। ये सारा का सारा फिजिकल फीचर से ही रिलेटेड है, तो इसको पढ़कर जाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहने वाली है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना। तो आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको इंडियन पॉलिटी करा दी है, सारी हिस्ट्री करवा दी है। जो जो टॉपिक्स हमारे रह जाएंगे, इसके बाद 3 से 4 टॉपिक्स रहेंगे, वो मैं करा दूंगी। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको ये सारा एसएसटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी और इसके साथ साथ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ भी बने रहिएगा। तो पहले ये देखो, मैंने यहाँ पर मैप बनाया है। एक बार मैप को हम छोटा कर लेते हैं, शायद आपको ये सही से क्लियर दिखाई दे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मैप बनाया मैंने। तो मैप को मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको ये थोड़ी थ्योरी पढ़ा देती हूँ। थ्योरी पढ़ाने के बाद हम मैप को समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम भारत की अवस्थिति और विस्तार की बात करते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है, इसकी अवस्थिति क्या है, क्या शेप है, ठीक है, क्या आकार है, तो उन सबको जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको मैप से पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा है अवस्थिति और विस्तार। जो आपकी ये ज्योग्राफी का सेक्शन है, ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड रहने वाला है। इसमें बस आपको याद करते जाना है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, ओनली आपको इसमें याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। आपको पता है हमारा इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है, और ये एशिया के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। और हमारा जो देश है वो विविधताओं से भरपूर है। आपको पता है डाइवर्सिटीज हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर इंडिया के आकार की बात करते हैं तो एक ऐसा है, चतुष्कोणीय है, यानी कि क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। तो इंडिया, अगर आपसे पूछा जाए भारत का आकार कैसा है, तो आप क्या टिक करेंगे? चतुष्कोणीय है, यानी कि क्वाड्रिलेटर है। भारत के उत्तर में क्या है? ऊंचे हिमालय पर्वत है, मध्य में नदी द्रोणी है, उत्तर पूर्वी और दक्षिण भाग में वन आच्छादित पहाड़ियां हैं, उत्तर पश्चिम भाग में रेतीले मरुस्थलों का विस्तार है। उत्तर पश्चिम यानी कि ये राजस्थान का एरिया आपको देखने को मिलेगा। उत्तर में जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वहां पर आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलेंगे। मध्य भाग जैसे यूपी है, उत्तराखंड है, ठीक है, ये इस भाग में आपको नदी द्रोण सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो एरिया है वो वनों से आच्छादित है। वहां पर बहुत सारी वन आच्छादित पहाड़ियां पाई गई हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए आपने कभी इंडियन मैप को बहुत अच्छे से ध्यान से देखा है तो आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसी इमेज बन गई होगी इस पॉइंट को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, भारत के उत्तर में क्या है? ऊंचे हिमालय पर्वत है, मध्य में नदी द्रोणी है, उत्तर पूर्वी और दक्षिण भाग में वन आच्छादित पहाड़ियां हैं, उत्तर पश्चिम भाग में क्या है? रेतीले मरुस्थलों का विस्तार है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां और दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, अब यहाँ पर मैंने लिखा है ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, यानी कि जो हिंद महासागर से की सीमा से टच एरिया है वो कौन से है? उसमें भारत आता है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। तो ये सब क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, जो कहीं ना कहीं
हिंद महासागर से सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इसको मैं मैप में दिखाती हूँ। उत्तर में यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत है। देखो हम ऐसे डायरेक्शन को मेजर करते हैं तो इस तरफ हम पूर्व, इस तरफ पश्चिम, ये है उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हिमालय पर्वत। ये उत्तर पश्चिम का एरिया है, तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ आपको सुलेमान पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर इस एरिया में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां हैं। यहाँ पर ये आपको पूर्वांचल, पूर्वी जो स्टेट्स है हमारे, यहाँ पर आपको पूर्वांचल पहाड़ियां देखने को मिलने वाली हैं। इसके बाद जो दक्षिण हिस्सा है, यहाँ पर पूर्व पश्चिम, सॉरी पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको डेजर्ट एरिया देखने को मिलेगा। आपको पता है आपके राजस्थान में बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया है, तो इस तरफ आपको पश्चिम की तरफ आपको डेजर्ट एरिया देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश है। इसके साथ साथ अगर हम देशांतर विस्तार की बात करेंगे तो 687 से 97.25 पश्चिम से पूर्व, पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो ये आपको बस एक बार रीड कर लेना है, कितना है अक्षांशीय विस्तार 8,4 से 37,6। देशांतर विस्तार की बात करेंगे तो 8,687 से 97.25 है। ठीक है, इसको बस ऐसे ही रीड कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत के उत्तरी बिंदु की, तो आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ पर 4 बिंदु आपको देखने को मिलेंगे। पूर्वी बिंदु, इसके साथ साथ पश्चिमी बिंदु, इसके साथ साथ उत्तरी बिंदु, इसके साथ साथ आपको दक्षिणी बिंदु भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है, यानी कि सबसे ऊपर जो बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल बिंदु जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, लद्दाख में देखने को मिलने वाला है। और इंदिरा कोल जो है ये लद्दाख में है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखना, जो ऊपरी एरिया है यहाँ पर क्या होती रहती है, जैसे आतंकवादी ग्रुप्स बहुत ज्यादा एक्टिव है यहाँ पर, तो हमें इमरजेंसी में क्या लगानी पड़ती है, कोल लगानी पड़ती है। तो आप क्या याद रखेंगे, तो उत्तरी हिस्सा जो लद्दाख का है वहां पर क्या है, इंदिरा कोल पॉइंट है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। इसके बाद अगर हम भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ज्ञात करते हैं, यानी कि जो भारत की लैंड एरिया से कनेक्ट है, तो उसका नाम क्या है, तो ये भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। इसे ही हम केप कैमोरीन के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर आपके तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद भारत का दक्षिणी बिंदु, अभी मैंने आपको क्या बताया, मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ दक्षिणतम बिंदु, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो भारत है उसकी जो स्थलीय सीमा है उसके साथ में टच हो रहा था, यानी कि लैंड एरिया के साथ क्या हो रहा है, ये टच हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पर स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिण पॉइंट है। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, इसमें आपको गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आना है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की जो स्थलीय सीमा है उससे लगा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप क्या टिक करेंगे, कन्याकुमारी है, केप कैमोरिन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, और ये इसका दक्षिणी पॉइंट है। और यही पॉइंट जो है, इसी को हम पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। 2004 में हमारे यहाँ पर सुनामी आई थी, और उस सुनामी में ये पॉइंट जो है ये क्या हो गया था, डूब गया था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर के आसपास है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जितने मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मैंने लिखा है, जैसे भी मैंने आपको बताया, दक्षिणतम बिंदु क्या है हमारा, इंदिरा पॉइंट है। उत्तर बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा कोल है, लेकिन अगर स्थलीय सीमा से पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, कन्याकुमारी टिक कर देंगे। ठीक है, पश्चिम उत्तर बिंदु पूछता है, तो यहाँ पर एक बार हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो पूर्व, इधर क्या है पश्चिम, इधर क्या है उत्तर, और यहाँ पर क्या है दक्षिण। तो अगर यहाँ पर आप देखिए पश्चिमोत्तर बिंदु की बात करता है, तो पश्चिमोत्तर बिंदु आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, और ये इसका नाम क्या है, गौर माता, गौर माता, या फिर हम इसे किसके नाम से जानते हैं, सरकीर्क। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, सरकीर्क है, या फिर हम इसे गौर माता के नाम से भी जानते हैं। ये बिंदु कहाँ पर है, गुजरात में है। इसके बाद अगर हम पूर्वोत्तर बिंदु की बात करते हैं, तो इस तरफ आपको अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर बिंदु देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है, कीबधू।
ठीक है, तो इसका नाम क्या है, कीबदू है। तो ये भी याद रखना है, क्या नाम है इसका, कीबदू। ठीक है, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, अच्छे से याद करके जाना है। तो भी मैंने आपको बताया, दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। उत्तर बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल है। पश्चिम अगर हम इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, गुजरात में सरकीर्क है या गौर माता है। अगर हम इधर की बात करते हैं पूर्व की, तो यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में कीबदू है। ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर क्या लगाएंगे, कोल, तो इंदिरा कोल। नीचे क्या है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, तो अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए भारत से कर्क रेखा गुजरती है और ये कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर पास होती है। कर्क रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो किसके नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। ये देश के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें क्या आता है, गुजरात है। ठीक है, गुजरात के बाद क्या आएगा, सेकंड नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान से गुजरती है, इसके बाद राजस्थान से होती हुई एमपी जाती है। एमपी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से फिर झारखंड की रांची, रांची से वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। तो ये क्या है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये कौन से है, पहले क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपके 8 स्टेट्स हो जाते हैं जहां से क्या पास हो रही है, कर्क रेखा पास हो रही है। एक बार हम इसको मैप में भी समझने की कोशिश करते हैं, तो आप इसको ऐसे यहाँ से लगाकर चल सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ से लगाकर चलिएगा तो ऐसे पास होती है आपके यहाँ पर कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से पास हो रही है, इस अक्षांशीय विस्तार के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भारत को 2 भागों में बांटने का काम करती है। सबसे पहले तो ये, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करते हैं इसे, ये ऐसे रफ सा ड्रॉ कर दिया है मैंने, ये थोड़ा इस तरीके से आना था, रफ ड्रॉ कर दिया है। तो अगर हम इसका यहाँ पर अगर कर्क रेखा की बात करते हैं तो ऊपर का हिस्सा क्या हो जाता है, उत्तरी हिस्सा। नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, दक्षिणी हिस्सा। दक्षिणी हिस्से को हम किसके नाम से जानेंगे, उष्ण कटिबंध क्षेत्र के नाम से जानेंगे। अगर हम उत्तरी हिस्से की बात करते हैं तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं, उपोष्ण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, उष्ण कौन सा एरिया है, उष्ण ड्राई एरिया है, मतलब ड्राई तो नहीं कहेंगे, उष्ण होता है जहां पर गर्मी का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। उपोष्ण दोनों टाइप का होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा वैसे भी साउथ में थोड़ी सी कम ही ठंड पड़ती है, ज्यादातर मौसम यहाँ पर सेम टाइप का रहता है, गर्म टाइप का रहता है। तो ये कैसा है, उष्ण कटिबंध एरिया में आता है। उत्तरी हिस्सा कैसा है, उपोष्ण का है। इसके बाद अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव किस पर पड़ेगा, दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो ये भी याद रखना है, किस पर पड़ता है, दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। उसके बाद केरल में सबसे छोटे, अब यहाँ पर जो ये अक्षांशीय विस्तार है इसकी वजह से किस पर प्रभाव पड़ रहा है, दिन में और रात के टाइम पीरियड पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अब यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे केरल में जो सबसे छोटा दिन होगा और जो सबसे बड़ा दिन होगा उनके बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो कितना देखने को मिलेगा, ओनली 45 मिनट्स देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए केरल में जो सबसे छोटा दिन हुआ और एक सबसे बड़ा दिन हुआ, उनके बीच कितना डिफरेंस हो गया, 45 मिनट का। लेकिन यही डिफरेंस जब हम लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में देखेंगे, लेह लद्दाख में देखेंगे तो हमें ये कितना देखने को मिलेगा, 5 घंटे देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर कितना सारा डिफरेंस है सबसे छोटे दिन में और सबसे बड़े दिन में। तो ये किसकी वजह से है, अक्षांशीय विस्तार की वजह से है। ठीक है, ये पीडीएफ में एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप पर ऐड करा दूंगी। पहले 2 पॉलिटी की पीडीएफ भी रहती है, वो भी मैं वहीं पर ऐड करा दूंगी, तो आप वहां से देख लेना इन्हें। ठीक है, इसके बाद देशांतरीय प्रभाव की बात करते हैं। तो देशांतरीय प्रभाव जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा जाता है। ये कहाँ पर है, प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरता है। तो ये क्या है, हमारा मानक समय भी कहा जाता है। तो ये क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। वो क्या था, अक्षांशीय विस्तार था, जिसमें से 23.5 डिग्री कर्क रेखा क्या हो रही थी, पास हो रही थी। देशांतरीय प्रभाव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरता है। मिर्जापुर के नैनी यानी कि अमरावती चौक से होकर गुजरता है।
यही क्या है, मानक देशांतर है। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 5 राज्यों से होकर गुजर रही है, जिसमें कौन से राज्य आते हैं? इसमें यूपी है, यूपी के बाद में एमपी है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 क्या है, 5 स्टेट्स है जहां से क्या गुजर रही है, 82.5 डिग्री। यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो कहाँ से गुजर रही है? आपके यूपी इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर के नैनी नामक अमरावती चौक से होकर पास होती है। ये भारत के 5 राज्यों से पास हो रही है, जिसमें पहला नंबर यूपी का है, दूसरे पर एमपी आता है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है और फिर आंध्र प्रदेश है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से पास हो रही थी? 8 राज्यों से पास हो रही थी। भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य, ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है, या इस 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल टाइम को फिक्स कर रखा है, तो हमारा टाइम पीरियड जो है वो कितना आगे है? इससे 5 घंटे 30 मिनट तक आगे है। तो ये याद रखना, भारत का मानक समय कितना है? 5.5 घंटे आगे है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है इसको। ठीक है, स्टार लगा लो, इसको अच्छे से याद कर लेना। आज मेरी वॉइस में भी प्रॉब्लम है, तो मुझसे ढंग से ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जनसंख्या और भौगोलिक आकार की। तो यहाँ पर लिखा है 2011 से अब तक भारत की जो टोटल जनसंख्या है, वो बुक में मैंने देखा था तो 121 करोड़ लिखी थी, लेकिन आपको पता है 130 करोड़ प्लस जनसंख्या हम मानते हैं। ठीक है, अभी ऑफिशियल डाटा तो नहीं आया हमारे पास में। अगर जब ऑफिशियल डाटा आएगा तो कहा जा रहा है कि भारत जो है वो जनसंख्या में पहले स्थान पर हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर चाइना के बाद हमारा दूसरा स्थान है। जो वर्ल्ड की टोटल जनसंख्या का कितना है? 17.5% है। एरिया वाइज भारत जो है वो क्या है? विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो ये आपको याद रखना है, एरिया वाइज भारत कौन सा देश है? 7वां बड़ा देश है। भारत से पहले कौन से देश है जो एरिया वाइज बड़े हैं? तो सबसे पहले कौन सा है? रशिया। इसके बाद सेकंड नंबर पर कनाडा आता है, थर्ड नंबर पर यूएसए है, फोर्थ पर चाइना है, फिफ्थ नंबर पर ब्राजील है, सिक्स नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और सेवंथ नंबर पर इंडिया आता है। इंडिया के बाद की बात करते हैं तो अर्जेंटीना 8th नंबर पर है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? रूस कनाडा यूएसए। पहले क्या है? रशिया, कनाडा, यूएसए, फिर चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या है? इंडिया। RCUCBAI। ठीक है, तो रशिया, कनाडा, इसके बाद यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। तो इंडिया कौन से स्थान पर है एरिया में? 8th स्थान पर है। ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 7th नंबर पर है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? 7, 7वां बड़ा देश है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एरिया कितना है हमारा? भारत का जो एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल कितना परसेंट होगा? 2.4% होगा। ठीक है, अगर हम उत्तर से दक्षिण की दूरी की बात करते हैं तो ये पूर्व पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण। अगर हम इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये कितनी है? 3214 किलोमीटर है। अगर हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये कितनी है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, आई होप दोनों ही समझ में आ गए होंगे आपको। इसके बाद भारत की स्थल और तटीय सीमा की बात करते हैं तो स्थलीय सीमा हमारी क्या है? तट से ज्यादा है, दुगनी है। अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करते हैं तो टोटल लेंथ कितनी है स्थलीय सीमा की? 15,200 किलोमीटर है। ये एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद रख लेना है। भारत की मुख्य भूमि तटीय रेखा कितनी है? भारत की जो ओनली लैंड वाली बाउंड्री है वो कितनी है? जो तट से लगती है वो 5422.60 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसमें अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लेते हैं तो तटीय रेखा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। भारत की मुख्य तटीय रेखा कितनी है? 5422.60 है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के साथ इसकी सीमा कितनी लगती है? 7516.6 किलोमीटर लगती है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज क्लास को। इसके बाद अगर हम सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की बात करते हैं तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? हमारा गुजरात है। और सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य की बात करते हैं तो वो कौन सा है? गोवा है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें ना जो तट है उन्हें कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के आसपास के तट को हम किसके नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में जो समुद्री तट है उसे हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। ओडिशा में जो समुद्री तट है उसे हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। वेस्ट बंगाल के तट को वेंगा तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु का क्या है? कोरोमंडल तट है। आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार है। ओडिशा का उत्कल है। वेस्ट बंगाल का वेंगा तट है। तो ये चारों याद रखने हैं। इस साइड में मैंने आपको 4 तट बताए हैं। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ओडिशा में उत्कल है, वेस्ट बंगाल में वेंगा तट है। इसके बाद केरल की बात करते हैं तो केरल में मालाबार तट होगा। कर्नाटक और गोवा में आपको कोंकण तट देखने को मिलेगा। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, आपको पता होना चाहिए। गुजरात महाराष्ट्र की तरफ आपको काठियावाड़ का तट देखने को मिलेगा। ये गुजरात की तरफ आपको कच्छ का तट देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आपको एक बार रिपीट कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। इसमें मैं आपको और ज्यादा क्या ही करा सकती हूँ, सारा फैक्ट बेस है तो ये आपको याद करना पड़ेगा। मुख्य पड़ोसी देश की बात करते हैं तो वो 9 है हमारे। जो स्थलीय सीमा के साथ लगे हुए हैं वो कितने हैं? 7 है। सी बाउंड्री के साथ हमारे साथ में 2 है। ठीक है, भारत जो है आपको पता है, भारत में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, आप सभी को पता है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा प्रदेश लद्दाख आता है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। ठीक है, हिमालय को देश का जलवायु विभाजक कहा जाता है। हमारे देश का जल विभाजक क्या है? अरावली और पश्चिमी घाट है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक स्थान पर कर्क रेखा और मानक रेखा आपस में क्या होती है? मिलती है। कर्क रेखा मैंने आपको कहा था 23.5 डिग्री है, मानक रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है भारत का ऐसा कौन सा देश है जिसके तीन तरफ 3 देश लगते हैं? तो सिक्किम जो है उसके 3 तरफ 3 देश लगते हैं। एक साइड में नेपाल, भूटान और यहाँ पर चाइना। तो 3 क्या है? ये 3 देश इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। ऐसा ही आपका एक और स्टेट है जिसका नाम है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश के साथ 3 तरफ के साथ में घिरा हुआ है। स्थलीय सीमा के साथ भारत के 18 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी जिसमें मैं आपको सारा बता दूंगी। मैदान पर्वत, हिमालय पर्वत, कौन सी ऊंची श्रेणियां, पीर पंजाल, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये सारा मैं आपको कल की क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। अभी हमारा मैप रह गया है, इस मैप को भी हम समझ लेते हैं। अब देखना जो जो हमने पढ़ा है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये मैंने आपको बताया था पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है वो कितना है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको बताया ये उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना है? 3214 है। ठीक है, तो ये 3214 है और ये यहाँ इस तरीके से कितना है? 2933 है। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल कह देते हैं, इसको हम लैटिट्यूड कह देते हैं। तो लैटिट्यूड कितना है? 3214। लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 2933। ठीक है, 2933। इसके बाद ये देखो मैंने आपको बताया था पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबदू अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके साथ मैंने आपको बताया पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गोरमाता सरकीरक, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। अभी हमने बताया था कि जो इसका उत्तरी बिंदु है वो क्या है? इंदिरा कोल है। इसके अलावा यहाँ पर जो मुख्य भूमि से सटा हुआ क्या है? कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर भारत है और यहाँ क्या स्टार्ट हो जाता है? श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका को आपस में कौन जोड़ रहा है? पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके नीचे इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये याद रखना है क्या है? इंदिरा पॉइंट बिंदु है। यहाँ पर इस साइड में आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, इस तरफ आपको अरब सागर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो तट रेखा है, तट रेखा की लंबाई मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार और इसके साथ साथ लक्षद्वीप को मिलाकर 7516.6 किलोमीटर थी। और वैसे अगर हम बात करेंगे तो 5000 प्लस थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर अगर हम नेबरिंग कंट्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ हम 3323 किलोमीटर की सीमा बना रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर की लगती है। इसके बाद यहाँ पर चाइना के साथ हम सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज़्यादा सीमा साझा कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये याद रख लेना है आपको। इधर ये देखिए 68.7 से 97.25 और यहाँ पर मैंने आपको बताया था 37.6 और ये 84 है। 64 आना था यहाँ पर, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है ये 84 पर है, तो बस ये याद रख लेना आप। अभी यहाँ पर अगर आपसे कोस्टल एरिया की लेंथ पूछी जाती है तो कोस्टल एरिया की लेंथ आपकी 1600 किलोमीटर है, यानी कि समुद्री सीमा की जो ये लेंथ है ये कितनी है, 1600 किलोमीटर है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कितनी है, तो आप क्या टिक करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई 1600 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्लास आपकी हो जाती है यहाँ पर खत्म। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, आपने पढ़ ली होगी, देख ली होगी। इसके साथ साथ आप इन नोट्स को रीड कर लेना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा, आपकी इससे रिवीजन हो जाएगी, आप इसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्लास में सारी पर्वत श्रृंखलाएं मैं आपको करा दूंगी, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।